हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 41वीं वर्कशीट जिसका विषय है संस्थाओं का कामकाज, जिसमें हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने यानी लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। यानी सरकार जो भी कानून, जो भी नियम बनाती है, उनको लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सरकार की नीतियों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार जो भी नियम बनाती है उसको लागू करना, ये सब कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार 2009, ये कानून सरकार द्वारा 2009 में पारित कर दिया गया और इसको लागू करने का काम कार्यपालिका ने किया। तो कार्यपालिका ने किस प्रकार किया कि सरकार ने केवल एक कानून बना दिया कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो इसको लागू करने का काम जो किया वो कार्यपालिका ने किया। जैसे कि सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी बहुत सारे फंड की, जिससे कि नए स्कूल खोले जाएं, टीचर्स रखे जाएं, फ्री बुक्स, नोट्स बुक्स बच्चों को देने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तो उस पैसे के लिए एक बजट सरकार अलग से अलॉट करेगी। तो सरकार का बजट और किस प्रकार से उस बजट को खर्चा करना है लोगों तक शिक्षा की सुविधा पहुंचाने के लिए, उसके लिए सरकार ने अलग अलग मंत्रालय बनाए हुए हैं। जैसे वित्त मंत्रालय जो पैसे का अरेंजमेंट करेगा जो कि शिक्षा पर खर्च होना है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो इस नियम को लागू करने के लिए नीतियां बनाएगा। वित्त मंत्रालय से मिले हुए पैसे को किस प्रकार खर्च करना है, इस पर योजनाबद्ध तरीके से वो खर्चा करेगा। साथ ही सरकार के कुछ अधिकारी जो इस नियम को लागू करने के लिए मंत्रालयों से मिले निर्देशों का पालन करेंगे और उन सभी सुविधाओं को जो मुफ्त शिक्षा देने के लिए आवश्यक हैं उनको मुहैया कराएंगे जिला स्तर पर। और ये काम हर जिले स्तर पर पूरे भारत में सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिससे आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंधन है। हमने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि हमारे स्कूल में भी नई बिल्डिंग्स बनी, नए नए टीचर्स रखे गए और सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है और सभी बच्चों को मुफ्त किताबें, मुफ्त कॉपियाँ और यहाँ तक के दोपहर का भोजन भी, जिसको हम मिड डे मील कहते हैं, वो सभी बच्चों को मुफ्त में दिया जाता है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो इस सुविधा को बच्चों तक पहुँचाने में जो भी लोग शामिल हैं उसको हम कार्यपालिका कह सकते हैं। अब कार्यपालिका के 2 अंग हैं जो कि वर्कशीट में दिए गए हैं। पहला अंग है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि काम करते हैं। जैसे सरकार के मंत्रालयों में बैठे हुए मंत्री जिनको स्वयं जनता वोट देकर चुनती है और वे संसद के सदस्य होते हैं। दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। यानी सरकार उच्च अधिकारियों का चुनाव करती है। जनता में से ही पढ़े लिखे लोगों का एक पेपर होता है, टेस्ट होता है यूपीएससी के माध्यम से, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और उसमें प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं जिनको हम IAS, IPS आदि के नाम से जानते हैं। इसके बाद वर्कशीट में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी भारत में राजनीतिक रूप से
प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा पद है। अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। और जिस राजनीतिक दल की सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में होती हैं वो कोई एक दल भी हो सकता है या कुछ दलों का समूह भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं जो कि संसद का सदस्य ना हो तो उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद है कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। यानी प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए विशेष रूप से कुछ मंत्रियों का समूह नियुक्त किया जाता है जिसको कैबिनेट कहते हैं। और आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में होती हैं या कुछ राजनीतिक दलों का समूह जिन सब की सीटें मिलाकर सबसे ज़्यादा होती हैं जिसको हम बहुमत दल कहते हैं, तो उस बहुमत दल के वरिष्ठ नेताओं को आमतौर पर प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं। आगे है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री वे मंत्री होते हैं जो छोटे मंत्रालयों का प्रभार संभालते हैं। और जब कैबिनेट की कोई मीटिंग विशेष रूप से बुलाई जाती है जिसमें इनका आना आवश्यक हो, ये तभी कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। आगे है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद वर्कशीट में है प्रधानमंत्री के अधिकार। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री सरकार का सर्वोच्च नेता होता है, इसलिए उसे कुछ विशेष अधिकार, जैसे वह कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं और उनके आपसी विवादों को सुलझाते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं, उनको परामर्श देते हैं और सरकार के अनेक कार्यों को विभिन्न मंत्रियों में बांटते हैं। यानी कैबिनेट में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। और जब भी प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसके साथ पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव होने आवश्यक हो जाते हैं। इसके अलावा जब लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत नहीं होता तो एक से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अपने सभी सहयोगी दलों की राय से काम करना पड़ता है। इसके बाद वर्कशीट में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। वह प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे रूप से जनता नहीं करती, बल्कि संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का स्वयं प्रयोग नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। फिर भी
देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करना राष्ट्रपति का कार्य है। साथ ही जो भी कानून सरकार बनाती है, जो भी नीतिगत फैसले सरकार लेती है, वे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नियम नहीं बनते, लागू नहीं होते। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही अनेक नियुक्तियां भी करते हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य राज्य के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति स्वयं भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुख कमांडर होते हैं। और कोई भी विधेयक जो कि संसद के दोनों सदनों में पास हो गया हो, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए, तब तक वह कानून नहीं बनता और तब तक उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है? तो सरकार के कानूनों को लागू करने वाली संस्था व नीतियों के क्रियान्वयन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। देश में इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सरकार द्वारा लागू किए गए कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी नीति बिना कार्यपालिका के क्रियान्वित नहीं की जा सकती। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो जैसा कि वर्कशीट में हमने जाना कि राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है एक विशेष अवधि के लिए, जो कि भारत में 5 साल है, और राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, जबकि स्थायी कार्यपालिका स्थायी होती है, उसका चुनाव नहीं होता बल्कि वह योग्यता के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं और ये लंबी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं IAS, IPS अधिकारी आदि। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने वर्कशीट में जाना कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का अधिकार है। विभागों के आपसी विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को दी हुई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है और सभी विभागों के, सभी मंत्रालयों के कामों की निगरानी करने का अधिकार है। मंत्रियों को कार्य सौंपने का अधिकार है, आदि आदि। चौथा प्रश्न है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। देश में राष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और वह देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करता है। सारे कानून और सरकार की प्रमुख नीतिगत फैसलों में राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका होती है और देश में सभी प्रमुख नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्तियां, राज्यपालों की नियुक्तियां, चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। और भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। साथ ही कोई भी विधेयक जो संसद से पारित हो गया हो, जब तक उसको राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाए, वह कानून नहीं बनता। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।